जय हिंद दोस्तों। सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। आज हम बात करेंगे डीए महंगाई भत्ता की, जो बढ़ने के बजाय घटता जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आईसीपीएन के आंकड़े अभी तक जारी क्यों नहीं हुए हैं? 2016 से लगातार डीए में गिरावट क्यों हो रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा डीएसपी काउंट का महत्व भी समझेंगे। अगर आपने सही कोट इस्तेमाल नहीं किया तो डीएसपी की जगह सीएसपी हो सकता है। एक ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब के साथ ऐसा हुआ। उन्हें 30 लाख का नुकसान हुआ क्योंकि पीआई क्लेम उन्हें नहीं मिला। आखिर में पीसीडीए द्वारा जारी की गई एक महत्वपूर्ण लिस्ट पर भी बात करेंगे। अगर आपकी पेंशन स्वीकृति, भुगतान या रिवीजन से जुड़ी कोई समस्या है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। जय हिंद दोस्तों। अब आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और 2 पेज की पीडीएफ अपने पास जरूर रखें। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना की 2 नेशन 1 मिशन यात्रा की, जहां हमारी सेना यूएस आर्मी के साथ संयुक्त अभ्यास करने जा रही है। इस मिशन की शुरुआत भारतीय सेना के पारंपरिक अंदाज में हुई और उत्साह के साथ जयकारे गूंज उठे। निहाल माता की जय, भोले बाबा की जय और पंजाब की जय। दोस्तों, यहां हम भारतीय सेना के सिंगल वार विनिंग मंत्र की बात करेंगे। यह मंत्र यानी सभी धर्मों के लिए सम्मान, सेना की एकता और ताकत का प्रतीक है। जहां भी देश की रक्षा में बलिदान होता है, वहां सम्मान और श्रद्धा से भरी जयकारें सुनने को मिलती हैं। यह परंपरा और खूबसूरती सिर्फ भारतीय सेना में ही दिखाई देती है और यही इसे सबसे अलग बनाती है। दोस्तों, एक वायरल वीडियो में देखा गया कि पंजाब रेजिमेंट ने अखनूर में एक सफल ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के बाद जब सम्मान समारोह हुआ तो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, ज्वाला माता की जय और भोले बाबा की जय के जयकारे गूंज उठे। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह के नारों ने सेना की एकता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का संदेश दिया। चाहे हम किसी भी धर्म से हों, भारतीय सेना की ताकत सर्वधर्म संभव में निहित है। यही वह खूबसूरती है जिसे ब्रिगेडियर साहब ने भी इस वायरल वीडियो में जोर देकर कहा। यह वीडियो दिखाता है कि सेना की असली ताकत उसकी एकता और विविधता में है, जहां हर धर्म और आस्था का समान रूप से सम्मान किया जाता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे डीए महंगाई भत्ता की। जैसा कि आप जानते हैं, 53% डीए की घोषणा हो चुकी है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। आज हम 1 नवंबर में खड़े हैं और पिछले 4 महीनों जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह साफ होता है कि डीए महंगाई भत्ता लगातार क्यों गिरता जा रहा है। जुलाई में यह आंकड़ा 142.5 था और अगस्त में भी यही रहा। लेकिन महंगाई बढ़ने के बावजूद डीए में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही? पिछले अक्टूबर से इस अक्टूबर तक महंगाई में 52% की वृद्धि हुई है। इसके बावजूद पे और पेंशन पर मिलने वाला डीआर महंगाई राहत सिर्फ 9 से 10% तक बढ़ा है। एक सामान्य व्यक्ति की खाने की थाली, जो पहले 55 रुपये में मिलती थी, अब उस पर खर्च 4,631 रुपये तक पहुंच गया है। रोजमर्रा की जरूरतों, खासकर खाने पीने की चीजों पर महंगाई का सीधा असर देखा जा रहा है, लेकिन महंगाई भत्ता इन चीजों को छोड़कर दूसरी जरूरतों पर केंद्रित कर दिया गया है, जिससे आम आदमी पर बोझ और बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, मैं आपके सामने 2016 से बदलते डीए महंगाई भत्ता के आंकड़ों पर बात करूंगा। 2016 में नियमों में बदलाव किया गया और तब से हर साल डीए 2 बार बढ़ाया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन बढ़ोतरी के प्रतिशत में भी धीरे धीरे कमी आई है। पहले डीए में 2% की बढ़ोतरी होती थी, फिर यह 4% तक पहुंचा। इसके बाद 1 से 2% के छोटे छोटे इजाफे होते रहे। जब डीए फ्रीज हुआ तो उस समय इसे 3% बढ़ाया गया, फिर 4% और अब यह धीरे धीरे 53% तक पहुंच चुका है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि महंगाई 52% पर है, लेकिन डीए की कैलकुलेशन में बदलाव ने इसे वास्तविक जरूरतों से अलग कर दिया है। महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन डीए उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा।
जो आम आदमी के खर्चों पर भारी असर डाल रहा है। कांग्रेस ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है जिसमें कहा गया है कि आज आम आदमी कपड़े और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी तरस रहा है। मोदी सरकार की विफल नीतियों का नतीजा यह है कि देश का आम नागरिक अब 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी संघर्ष कर रहा है। पिछले साल अक्टूबर से इस साल अक्टूबर तक संतुलित भोजन की कीमतों में 52% की चौंकाने वाली वृद्धि हुई है, जबकि लोगों की सैलरी में सिर्फ 9 से 10% की मामूली बढ़ोतरी हुई है। इस महंगाई का मुख्य कारण 13 आवश्यक वस्तुओं जैसे नमक, आटा, प्याज, लहसुन, आलू और टमाटर की खुदरा कीमतों में भारी उछाल है, जिसने आम आदमी के बजट को और अधिक प्रभावित किया है। अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 के बीच टमाटर की कीमत में 247%, आलू की कीमत में 180% और लहसुन की कीमत में 128% की वृद्धि हुई है। एक सामान्य परिवार के लिए दिन में 2 वक्त का भोजन तैयार करने की मासिक लागत 2023 में 3055 रुपये थी, जो 2024 में 4631 रुपये हो गई है। इस बढ़ती महंगाई का सबसे अधिक प्रभाव दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रहा है, जिन्हें अपनी मासिक आमदनी का एक बड़ा हिस्सा केवल खाने पीने की जरूरतों पर खर्च करना पड़ता है। इसका सबसे गहरा असर उन परिवारों पर पड़ता है जहां महिलाएं ही एकमात्र कमाने वाली होती हैं, जो घर चलाने में और भी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। मोदी जी, सत्ता की भूख का चश्मा उतारिए और देखिए, आपके शासन में लोग भूख से जूझ रहे हैं। महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। मजदूरों के लिए हालात बदतर हो गए हैं, क्योंकि सब्जियों से लेकर दालों तक हर रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें आसमान छू रही हैं। अब बात करते हैं एआईसीपीएन के जुलाई और अगस्त के आंकड़ों की। जून में यह आंकड़ा 53 पर था, फिर जुलाई में यह बढ़कर 53.6 हुआ और अगस्त में 53.9। लेकिन अब तक हम 54 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचे हैं और महीना बीतता जा रहा है। यह स्थिति साफ तौर पर बताती है कि महंगाई की मार से राहत कब मिलेगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। सितंबर के आंकड़े 30 जनवरी को जारी होने थे, लेकिन अभी तक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तरफ से यह डेटा नहीं आया है और हम इसका इंतजार कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब महंगाई दर इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो जनवरी 2025 के आकलन की तैयारियां भी अभी से शुरू हो चुकी हैं। नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आना अभी बाकी हैं और हम अभी तक प्रतिशत के लक्ष्य को भी पार नहीं कर पाए हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह साफ है कि महंगाई में अगले 2 महीनों में केवल 2 से 3% की वृद्धि की ही उम्मीद है। आपके सामने मौजूद वीडियो में हमने इन तथ्यों पर विस्तार से चर्चा की है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं, डीएसपी डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट को लेकर लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। अगर आप पेंशनर हैं या हाल ही में सर्विस से रिटायर हुए हैं, तो आपके बैंक अकाउंट को सही तरीके से अपडेट करना बेहद जरूरी है। पहली बात, आपका पेंशन अकाउंट आपकी वाइफ के साथ जॉइंट होना चाहिए। दूसरी बात, आपका डीएसपी अकाउंट पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके लिए सही कोड का इस्तेमाल करना होगा। हाल ही में राजस्थान में एक सूबेदार मेजर जो ऑनरी लेफ्टिनेंट के पद से रिटायर्ड थे, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बाथरूम में गिर गए। उनका 2 महीने तक जयपुर में इलाज चला, लेकिन दुख की बात है कि उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना एक महत्वपूर्ण याद दिलाती है कि रिटायरमेंट के बाद अपने अकाउंट और अन्य औपचारिकताओं को सही ढंग से मैनेज करना कितना जरूरी है, ताकि किसी तरह की आर्थिक या कानूनी समस्या न हो। जब वह पीआई क्लेम के लिए गए, तो उन्होंने पाया कि उनके अकाउंट में डीएसपी की जगह सीएसपी कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज लिखा हुआ था। यह स्थिति बड़ी असमंजस में डालने वाली थी, क्योंकि उन्हें यह समझ में नहीं आया कि यह कैसे हुआ। जब जनरल वशिष्ठा से इस मामले पर चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि शायद किसी ऑपरेटर ने गलती से सीएसपी कोड डाल दिया है। दुर्भाग्यवश जनरल वशिष्ठा ने स्पष्ट किया कि इसे सुधारने की जिम्मेदारी व्यक्ति की खुद की है।
यह जरूरी है कि रिटायर्ड अधिकारी अपने अकाउंट की स्थिति की जांच करें। पासबुक में सही प्रिंट होना चाहिए ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि सभी प्रक्रियाओं का ध्यान रखना और अपने वित्तीय मामलों की नियमित जांच करना कितनी महत्वपूर्ण है। डीएसपी गोल्ड पेंशन का मामला अब स्पष्ट हो गया है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप केवल बैंक पर निर्भर न रहें। अगर आप उनकी जिम्मेदारियों पर भरोसा करेंगे तो बैंक अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकता है। आज कई लोग पीआई क्लेम के लिए दर दर भटक रहे हैं और उन्हें कोई समाधान नहीं मिल रहा है। इस मामले में कई बार चर्चा हुई है और यह स्पष्ट है कि यह एक गंभीर गलती है। यदि आपने पहले ही सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली है तो अपनी पासबुक में एक बार प्रिंट कराकर जांच जरूर कर लें। यदि आप में से किसी ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो अब समय है कि आप इसे जल्द से जल्द करें। अगर आपको इस संबंध में कोई लेटर या 10 पन्नों का पीडीएफ चाहिए तो मैं आपके सामने वह दस्तावेज भी प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें बताया गया है कि आपका किस बैंक के साथ करार है। यदि आपका बैंक आपको क्लेम नहीं दे रहा है तो आप अपने अकाउंट को किसी अन्य बैंक में बदल सकते हैं जो आपको अधिक सुविधाजनक लगे। आप उस बैंक का चयन करें जहां आपको बेहतर सेवा मिल सके। अब बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर। हमारे सोल्जर बोर्ड अधिकारी ने एक सूची भेजी है जिसमें कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक द्रौपदी घाट के संपर्क विवरण शामिल हैं। इस सूची में वरिष्ठ अधिकारियों के टेलीफोन नंबर भी दिए गए हैं जिसमें लैंडलाइन नंबर और कोड 0532 शामिल है। यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इसे सही तरीके से उपयोग करें। आपकी पेंशन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं के लिए विभिन्न संपर्क नंबर उपलब्ध हैं। यदि आप जेसूआर हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि संबंधित अधिकारी के नंबर क्या हैं। फैमिली पेंशन की स्वीकृति के लिए एक विशेष विभाग का नंबर है जो 2421102024 है। वहीं अगर आप सिविलियन हैं तो आपके लिए भी अलग संपर्क नंबर है। चाहे बात पेंशन स्वीकृति की हो या पेंशन भुगतान से संबंधित कार्यों की, आपके पास सभी आवश्यक नंबर मौजूद है। ईपीपीओ से संबंधित शिकायतों के लिए भी नंबर दिए गए हैं ताकि भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी को दूर किया जा सके। 7वें वेतन आयोग के तहत 11/2016 से पहले रिटायर हुए व्यक्तियों के लिए विशेष समस्याओं के समाधान हेतु अलग सेल स्थापित की गई है और 1986 से पहले रिटायर हुए व्यक्तियों के लिए भी विशेष संपर्क नंबर उपलब्ध हैं। यह जानकारी आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद कर सकती है, इसलिए इसे अपने पास रखें। यदि आपको सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत जानकारी प्राप्त करनी है तो आपके पास आवश्यक संपर्क नंबर हैं। यह लिस्ट विभिन्न प्रकार के नंबरों से भरी हुई है जिसमें भुगतान से संबंधित शिकायतों के लिए और अदालती मामलों के नंबर शामिल हैं। आप किसी भी विषय पर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं और ये नंबर आपकी सहायता के लिए उपलब्ध है। अगर अधिकारियों के नाम के सामने दिए गए टेलीफोन नंबर काम नहीं करते हैं तो आप निम्नलिखित नंबर पर संपर्क कर सकते हैं: 0532421110, 242177, 24218792। मैं आपके लिए इस संबंध में एक 3 पृष्ठ की पीडीएफ तैयार कर रहा हूं जिसमें सभी जानकारी दी गई है। यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, इसलिए इसे अपने पास रखें। मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहा हूं। आज हम चर्चा करेंगे 2 नेशन 1 मिशन के बारे में, जिसमें भारतीय और अमेरिकी सेना की विशेष बल एक साथ संयुक्त अभ्यास कर रही है। इस विशेष अभ्यास का नाम प्रहार है, जो इसका 15वां संस्करण है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास अमेरिकी सेना के विशेष बलों के साथ आयोजित किया जा रहा है और यह 2 नवंबर से शुरू होकर 22 नवंबर तक चलेगा। यह अभ्यास एडा में स्थित चार्ट कमेट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सामरिक सहयोग को बढ़ाना और उन्हें नई तकनीकों तथा रणनीतियों से परिचित कराना है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमारी सेना की क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करेगा।
इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करना और विशेष बलों की रणनीतियों का पारस्परिक और संयुक्त रूप से आदान प्रदान करना। इसके माध्यम से हम अपनी जमीन पर संचालन के तरीकों और टैक्टिक्स को साझा करके यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि हमें युद्ध या किसी विशेष ऑपरेशन में भाग लेना पड़े तो हम प्रभावी और सफलतापूर्वक कार्य कर सकें। इसलिए इस संयुक्त अभ्यास का नाम 2 नेशन 1 मिशन रखा गया है। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें और हमें अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।